इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, उसको कितने दिन लगे, फिर कौन सी पार्टी शामिल हुई, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इट वाज इन 1934 that the idea of constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, ठीक है। यानी ये आइडिया 1934 में आया M.N. रॉय के द्वारा, और पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इन 1935 द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस INC फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड की गई जिससे कि संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा, वो 1935 में, ठीक है। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू के बिहाफ पर ऑन बिहाफ ऑफ द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। मतलब फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, फ्रेम करना चाहिए, ठीक है ना, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, बिना किसी बाहरी देश का या बिना किसी, जैसे ब्रिटिश जो थे भारत में, उनके बिना हेल्प के, ठीक है। तो बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। और यह किस बेसिस पे बना, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी पे। और द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर। तो यह अगस्त ऑफर कब आता है, 1940 में, और इसी के थ्रू, ठीक है ना। फिर 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं, member of cabinet came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II। यानी कि वो भारत में आते हैं क्रिप्स मिशन लेके 1940 में, और ये ऑफर होता है कि जो प्रपोजल है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की, तो वो बना सकते हैं कब, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग, क्योंकि जो ड्राफ्ट आया था उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था, और मुस्लिम लीग का जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनका मानना था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहिए जो कि पाकिस्तान होगा, तो उनके द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया गया। विच वांटेड टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस स्टेट विच विथ टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाए भारत, और दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेंगे, जिसमें एक इंडिया होगा और एक पाकिस्तान होगा। तो फिर क्या होता है, फाइनली कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया while it rejected the idea of two constituent assembly, and it put forth scheme for the constituent assembly which more or less satisfy the Muslim League, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से ये मतलब भारत और पाकिस्तान बनने की तरफ ये अग्रसर हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंटिन्यूड इन नवंबर 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है कब, नवंबर 1946 में, और अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक। अब इस कैबिनेट जो मिशन आया और बनाना है, तो इसमें क्या क्या फीचर हैं इसके। तो पहला फीचर तो यही है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ये था 389, ठीक है, जिसमें से 296 वर टू बी अलॉटेड। मतलब ये जो 296 सीट है वह अलॉट किया जाएगा कहाँ से, ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है। और उसके बाद से 93 सीट जो होंगे वो प्रिंसली स्टेट से होंगे,
ठीक है। एंड आउट ऑफ, यानी कि ये जो 296 है उसमें से 296 कहाँ गया, 296 seat allotted to British India and 292 member were to be drawn from the 11 governor province। यहाँ से 292 मेंबर आएंगे और 4 मेंबर यह चीफ, यहाँ पे 4 चीफ कमिश्नरी है वहाँ से, ठीक है ना, चीफ कमिश्नर्स ये प्रोविंस है वहाँ से। फिर उसके बाद से और इसका जो इलेक्शन का प्रोसेस था, तो एक सीट अलॉट किया जाएगा, 1 सीट वॉज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पीपल, यानी कि 1 मिलियन पीपल पे 1 सीट अलॉट किया गया, ठीक है। अगला इसका फीचर क्या है, तो अगला फीचर इसका सीट एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग दी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी। अब किसमें डिवाइड हो गया, मुस्लिम लीग, मुस्लिम के लिए, फिर सिख के लिए और जनरल, यानी कि ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख के अलावा जो है उनके लिए। अगला फोर्थ क्या है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय member of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of proportional representation by the means of single transferable vote। फिर अगला क्या है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो कौन नॉमिनेट करेगा, तो हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो इट वाज द फीचर ऑफ किसका, ये कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें ये फीचर दिया गया था, ठीक है ना। तो it is thus clear that the constituent assembly was to be partly elected and partly nominated बॉडी, यानी कि कुछ इलेक्ट किया गया था, कुछ नॉमिनेट किया गया था। और मेंबर वन टू बी ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइजी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद से क्या नाम है, टोटल सीट जो था उसको डिवाइड कर दिया गया। अब जो ब्रिटिश इंडिया से सीट आ रहा था 296 अलॉटेड टू द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, ये वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त, यानी कि 1946। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना जीता, 208 सीट, यानी कि 296 में सीट मिला किसको, कांग्रेस को 208 सीट, ठीक है। और मुस्लिम लीग को सीट मिला 73 सीट, और बाकी जो अदर हैं, अदर में आ गए 15, और इनको सब ऐड करेंगे तो मिल जाएगा। फिर उसके बाद से 93 seat allotted to the princely state were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। अब इसके बाद से जो 93 सीट है जो फिल नहीं हुआ, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम लीग वाली बात थी, ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान बनाने वाली बात। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the assembly comprised representative of all the section of Indian society, Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, Anglo-Indians, Indian, Christian, SC, ST, including women of all these sections. The assembly included all important personality of India at that time with the exception of महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी इसमें मतलब पार्ट नहीं लिए थे। तब इसके बाद इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, और मुस्लिम लीग जो का जो सीट था वो खाली रह गया, ठीक है। आगे देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। अब असेंबली बन गई, मेंबर भी बन गए, नॉमिनेट करके इलेक्ट करके आ गए। अब इसका काम कैसे शुरू कैसे हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इन फर्स्ट, यानी कि पहली मीटिंग कब बैठी, तो पहली मीटिंग हुई दिसंबर 9 1946 में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मतलब मीटिंग हुई। और मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया इस मीटिंग का, और उसने पूरा प्रयास किया, काफ़ी इंसिस्ट किया
कि सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, यानी पाकिस्तान बनाया जाए, ठीक है ना। तो मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाई, मतलब पहले मीटिंग में कितने लोग कलेक्ट हुए, 211 मेंबर शामिल हुए, जिसमें ओल्डेस्ट मेंबर वॉज इलेक्टेड टेम्परेरी प्रेसिडेंट। वह टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और फर्स्ट मीटिंग में 211 मेंबर उपस्थित हुए, ठीक है ना, प्रेजेंट हुए। और यह फर्स्ट मीटिंग कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और यह किस प्रैक्टिस पे बेस्ड था, तो यह फ्रेंच, यानी कि यह प्रैक्टिस फ्रेंच से लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। और उसी प्रकार यहाँ पे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी कि इस समय दो लोग थे वाइस प्रेसिडेंट। तो बाद में पहले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाने के बाद से वाइस प्रेसिडेंट दो लोगों को बनाया गया, जिसमें एच.जी. मुखर्जी हो गए और ये वी.टी. कृष्णमाचारी इलेक्ट किए गए, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इन अदर वर्ड्स असेंबली हैड टू वाइस प्रेसिडेंट, तो वही दो वाइस प्रेसिडेंट, कौन कौन, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव लगभग 8 के आसपास, तो ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑन दिसंबर 13 1946 ये जवाहरलाल नेहरू मूव्ड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया, रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू, और ये कब आया, 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और ये 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हो चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें बातों पे फिर इसके बाद से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। अब इसके बाद इट लेट डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इट रेट। तो देखते हैं क्या है। तो पहला रिजोल्यूशन है, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉरी declares it sorry form and Solomon resolved to proclaim India as the independent sovereign, ठीक है ना। तो इंडिया सोवरेन होगा, यानी कि जो भी ये बनेगा उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है ना। इसका जो भी डिसीजन होगा खुद का होगा। रिपब्लिक एंड ड्रॉ अप हर फ्यूचर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट में, wherein the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian state, such other parts of India as outside India and states as well as other territory are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be the union of, मतलब जो भी उसमें मिलना चाहता है वो मिल सकता है, इन सब चीज़ों में बात हो रही है। फिर अगला क्या है, तो इसने कहा कि सेट टेरिटरी वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज और विद सच अदर एज मेनी डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो बाउंड्री के अंदर अभी मतलब आ रहा है उसके बारे में, एंड देयर आफ्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी पॉजेस्ड एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनाइट्स टुगेदर विथ residuary power and exercise all power and function of the government and administration save and except such power and fundamental are vested in the assigned to the union, यानी कि जो भी पावर होगा यूनियन में होगा, ठीक है ना, मिलाने के लिए। बाकी कोई और जैसे एरिया है, टेरिटरी है, उसे मिला भी सकते हैं उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला है, wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent part and organ of the government are deprived from the people, ठीक है। जो भी है सोवरेन होगा, इंडिपेंडेंट होगा। वैसे ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे। वेर इन शैल गारंटेड एंड सिक्योर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, क्या क्या, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें इनकी ऑब्जेक्टिव थी, जो कि प्रियम्बल
में दिखता है, ठीक है ना। तो बिफोर द लॉ फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, सब्जेक्ट, लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, ये सब सारी चीज़ें सिटीजन ऑफ इंडिया कैन डू, ठीक है ना, कर सकते हैं। वेर इन एडिक्वेट सेफ गार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब ये जो भी है सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा प्रदान करेगी उनको भी जो बैकवर्ड में हैं, ट्राइबल एरिया हैं या डिप्रेस्ड क्लास हैं, इन सभी लोगों को, ठीक है ना। अगला ये 7 है, शैल वी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी, ठीक है ना, इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड सोवरेन राइट ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस, ठीक है। तो इंटीग्रिटी का ध्यान रखा जाएगा जैसा कि आज चल रहा है। दिस एंशियंट लैंड अटेन्स इट्स राइटफुल एंड ऑनर प्लेस इन द वर्ल्ड एंड मेक्स। तो इस तरह से ये हो गया इसका रिजोल्यूशन। फिर आगे इसमें देखते हैं, तो ये वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। अब इसमें दिस रिजोल्यूशन वॉज अनॉनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन, कब अडॉप्ट किया गया इस रिजोल्यूशन को, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट किया गया, और ठीक है ना। तो शुरू कब हुआ था, ये शुरू हो गया था 9 दिसंबर 1946 को, इसकी फर्स्ट मीटिंग हो गई, फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद से इसका जो रिजोल्यूशन आया, कब आया, तो रिजोल्यूशन आता है यहाँ पे 13 दिसंबर को। तो रिजोल्यूशन कब आया, 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और यह रिजोल्यूशन को पास कर लिया जाता क्योंकि दिसंबर में शुरू हुआ 1946 में, और उसके बाद से इस पे डिस्कशन होते होते यह जनवरी 22 मतलब 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इन्फ्लुएंस द eventual shaping of the constitution through all the subsequent stages. Its modified version form the preamble of the present constitution. तो मॉडिफाई करके इसका ये जो भी है प्रियम्बल में भी दिखता है। तो प्रियम्बल इज अ व्हाट, जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग हैं ये क्या सोचते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं, तो वो प्रियम्बल में दिखाई देता है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके, लेट्स मूव। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किए, ग्रेजुअली यानी कि कुछ लोग मतलब धीरे धीरे वो ज्वाइन करना शुरू करते हैं एक दूसरे को देख के। अब उसके बाद से ऑन अप्रैल 28 1947 यानी कि अभी ये जनवरी में 22 जनवरी को ये रिजोल्यूशन पास हो गया। फिर उसके बाद से ये अप्रैल 28 1947 को क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट, 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आके ज्वाइन करते हैं। अब देखते हैं कि लगता है मेरे बिना ही अब सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे आना शुरू करते हैं। तो 28 अप्रैल 1947 को 6 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं प्रोविंस के, ठीक है ना, वर पार्ट ऑफ द असेंबली एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंट बेटन प्लान। और माउंट बेटन प्लान कब आया, जो मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था कि एक अलग पाकिस्तान बनना चाहिए, तो ये 3 जून को होता है। तो माउंट बेटन का प्लान 3 जून 1947 को आता है और पार्टीशन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट टुक देयर सीट्स इन द असेंबली, मतलब उस समय तक लगभग ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव या जो राजा हुआ करते थे वो ज्वाइन कर लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर द असेंबली, यानी कि मुस्लिम लीग के भी कुछ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या, तो मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस, 3 चेंजेस क्या किया,
ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो लागू हुआ 1947 को, उसमें क्या 3 चेंजेस किए गए। तो पहला चेंज ये हुआ, असेंबली वाज मेड अ फुली सोवरेन, मतलब किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, सोवरेन बॉडी होगी, ठीक है ना। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस्ड द एक्ट empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in the relation to India। ठीक है, मतलब जो भी है अपने हिसाब से बनाया जा सकता है, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही क्यों ना बनाया हो, उसको चेंज कर सकते हैं। असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी, अब ये नियम बना रही है, कानून बना रही है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह से काम करेगी, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली। अब यहाँ से मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गया है पहले मीटिंग यानी कि 9 दिसंबर 1946 से, यह 2 तरह का काम करेगा, ठीक है ना। अब वो 2 तरह के काम कौन कौन से करेंगे, तो एक तो हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है ना, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, यानी कि कुछ रूल हैं जो लगाने की आवश्यकता है तो उसे बनाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो दीज टू टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज, दस द असेंबली बिकेम। अब इसके बाद से जब ये 2 टास्क दिए गए तो 2 लोगों को चुना भी जाएगा, कैसे, द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि फ्री इंडिया का ये मतलब क्या, पहली पार्लियामेंट होगा, डोमेनियन लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगी, ठीक है ना, लॉ बनाएगी, लेजिस्लेचर के तौर पे काम करेगी। और उसके बाद से वेन एवर द असेंबली मीट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, अब यहाँ पे दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह से काम करेगा तो उस समय चेयर किया जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और जब यह लेजिस्लेटिव यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया की तरह काम करेगा तो उस समय चेयर मतलब चेयरमैन होंगे या फिर जो उसके प्रेसिडेंट होंगे कौन, जीवी मावलंकर होंगे, ठीक है ना, इनके द्वारा चेयर किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये अगर लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में होगा तो जीवी मावलंकर होगा, ठीक है। तो दिस 2 फंक्शंस कंटिन्यूड, और ये कब तक कंटिन्यू होता है, यह कंटिन्यू होता है 26 नवंबर 1946। कब तक, 26 नवंबर 19 अरे सॉरी 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है ना। कब तक ये फॉलो किया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 तक इसे फॉलो कराया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद से टास्क ऑफ मेकिंग ये मतलब कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरा क्या है, मुस्लिम लीग मेंबर हेलिंग फ्रॉम द एरिया इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान withdrew from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of the assembly came down to, अब इसके बाद से उसमें जो मुस्लिम लीग के पार्टी के जो लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो विड्रॉ कर जाते हैं। तो उस समय छोड़ने के बाद से होते हैं 299, और कितना टोटल था 389 ओरिजिनली था। अब उसके बाद से, और ये कब फिक्स हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन के प्लान के द्वारा, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंस फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंस वाज रिड्यूस फ्रॉम 296 से 299 हो गया, क्योंकि पहले जब टोटल ये यहाँ पे 389 था, तो टोटल पहले 389, अब 389 से जब मुस्लिम लीग से विड्रॉ कर लिया, तो अब टोटल जो हमारे पास था 296 प्रिंसली स्टेट से, अब रह गए 229, ठीक है ना। तो 229 रह गया, और उसके बाद से जो कि ये प्रिंसली स्टेट था, एक तो हो गया ब्रिटिश प्रोविंस, तो ब्रिटिश प्रोविंस में कितने 296 है, जिसमें 229 रह गए 229, और प्रिंसली स्टेट से 93 थे, प्रिंसली स्टेट से 93 जो कि वो 70 में रह गए, ठीक है ना। अब उसके बाद से दिसंबर 21 1947 क्या था, द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एज ऑन दिसंबर 31 1947 सोन इन द टेबल में है, पीछे भी बाद में देखेंगे। अब आते हैं इसमें फंक्शन परफॉर्म्ड,
इन एडिशन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान क्या हुआ, इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डरिंग लॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म्ड द फॉलोइंग। अब क्या परफॉर्म किया, तो पहले तो इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ है उसमें मई 1949 में ये मेंबर हो गया, ठीक है। और दूसरा जो फ्लैग अडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग, वह 22 जुलाई 1947 को, तो 22 जुलाई 1947 को फ्लैग नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया। अब आता है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों एक ही दिन, यानी कि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। तो जो फ्लैग है वह 2 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं, ईयर भी ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि जो नेशनल फ्लैग है वह 22 जुलाई को हुआ है 1947 और ये जनवरी में हुआ है 24 को, तो डेट में वो 22 को है, तो 22 जुलाई है, और ये 24 जनवरी 1950 में, ठीक है ना। तो जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है वह बाद में अडॉप्ट किया जाता है 24 जनवरी 1950 को, ठीक। इसका फिफ्थ पॉइंट, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना जाता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना जाता है, ठीक है ना। और ये कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950, उसी दिन जब नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें एक ही दिन हुआ, एक तो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया। इन ऑल दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 11 सेशन। अब ये टोटल कितने सेशन में ख़त्म होता है, तो यह 11 सेशन में ख़त्म होता है, 11 सेशन होते हैं, और इसे लग जाते हैं टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना लग गया, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। इतने दिनों में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। The constitution maker had gone through the constitution of about 60 countries, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो लगभग 60 देशों से चीज़ों को लिया गया है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, फिर प्रेसिडेंट के जो कुछ अधिकार है, कुछ राइट हैं, उनके पास क्या पावर होना चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया, सारी चीज़ें। तो इस तरह से 60 कंट्री ऐसे जहाँ से कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर 114 डेज। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 114 डेज लगे। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मार्किंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जितना पैसा खर्चा हुआ है, तो दैट इज 64 लाख एट दैट टाइम, उस समय 64 लाख रुपीस लगा। कितना, 64 लाख, ठीक है। ऑन जनवरी 24 1950 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। तो फाइनल सेशन कब होता है, इसका फाइनल सेशन उसी दिन होता है जब क्या नाम है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना जाता है, विच इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया जाता है, दैट डेट इज ऑल्सो 24 जनवरी 1950, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन, इट ओवर डिड नॉट एंड and continued at the प्रोविजनल पार्लियामेंट। अभी इसे एंड नहीं किया जाता, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे काम करता है, और ये 2 दिन और 26 जनवरी 1950 तक चलता है, टिल द फॉर्मेशन न्यू पार्लियामेंट, जब तक कि नया पार्लियामेंट नहीं बन गया, ठीक है ना। आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ, 1951 1952 में, ठीक है ना। इसके बीच में पहला जनरल इलेक्शन होता है। अब ये कुछ MCQ है, इसके बेस देखते हैं, बहुत में आंसर पहले ही दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो कहाँ गया, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
केम इनटू फोर्स। तो कब फोर्स में आया, तो आई होप सबको पता होगा, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को यह फोर्स में आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट तो पहले ही 26 नवंबर में ही 1949 में ही कर देते हैं, क्योंकि ये इसके पीछे का रीजन है 26 जनवरी 19 मतलब 26 जनवरी को लाने के लिए, क्योंकि जो पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा 1930 में, तो उसकी वजह से ये करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर विच प्लान। तो किस प्लान यानी संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ, किस योजना के अंतर्गत, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई है वो कौन सा प्लान था। तो अभी देखा उसमें क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान था, जिसके अंतर्गत बनाया गया क्या, अरे वोवेल प्लान नहीं, कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, ये रहा आंसर। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा मतलब प्लान के अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, फॉर्म किया गया, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन इसमें ये देखते हैं, ये क्या है, इसमें तो आंसर नहीं आ जाएगा। चलो क्वेश्चन ये है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य यानी कि टेम्परेरी चेयरमैन किसे बनाया गया। तो टेम्परेरी चेयर वही सच्चिदानंद को बनाया गया था, और उसके बाद से एक प्रेसिडेंट को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, फिर दो लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो टेम्परेरी में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है ना। अगला है, हु बिकेम दी परमानेंट प्रेसिडेंट। तो परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सच्चिदानंद सिन्हा के बाद से परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये कमेटी बहुत सारी बनी है, तो कमेटी का क्या काम है। तो कुछ मेजर कमेटी है, कुछ माइनर कमेटी है। तो मेजर कमेटी लगभग 8 के आसपास है, कितने 8 है, और माइनर भी है। तो मेजर के भी कुछ पार्ट है, पहले मेजर का कुछ जैसे यूनियन पावर कमेटी। तो यूनियन पावर कमेटी किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू इसके मतलब क्या थे, मेन मेंबर थे, हो गए। फिर उसके बाद से ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार पटेल। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्ट किया गया है वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये ड्राफ्ट किया, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एग्जीक्यूटिव एरिया, इसके सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इसके 5 अलग अलग यानी कि सब कमेटी है, और वो सब कमेटी क्या है, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसके चेयर थे या हेड जीवी कृपलानी, ठीक है। और इसका सेकंड है माइनॉरिटी सब कमेटी। तो माइनॉरिटी सब कमेटी ये एच.सी. मुखर्जी के द्वारा। फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, ये हैं गोपीनाथ बारदोलोई। फिर उसके बाद से एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, इसके हैं जो कि एवी ठक्कर। और उसके बाद से ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया के, मतलब ये ठीक है, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। फिर छठवां जो है मेजर में रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो रूल से याद रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, और क्या नाम है, डॉक्टर सच्चिदानंद के बाद से इन्हें परमानेंट मतलब वो प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर अगला है स्टेट कमेटी। स्टेट कमेटी यानी कि कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट, जवाहरलाल नेहरू थे नेगोशिएशन में एक्सपर्ट। और स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये कुछ माइनर हैं तो वो देखने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ये फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी,
और उसके बाद से ये क्रेडेंशियल कमेटी हो गया, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर उसके बाद से हाउस कमेटी हो गए, हाउस कमेटी का पट्टाभी सीतारमैया, इनका एक जगह नाम और आता है पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये हाउस कमेटी के पट्टाभी सीतारमैया हो गए। फिर उसके बाद से ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के डॉक्टर के एम मुंशी हो गए, और डॉक्टर के एम मुंशी क्रिटिसिज्म भी किए, तो उसको भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। फिर एडहॉक कमेटी ऑन दी नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी नेशनल फ्लैग के हेड हो गए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कमेटी ऑन दी फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जीवी मावलंकर हो गए। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट हो गए एस वरदाचारी, नॉट एन असेंबली मेंबर, यह असेंबली मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको मतलब ये जो कमेटी है सब कमेटी उसके चेयर बनाए गए, ठीक है। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस की ये हो गए पट्टाभी सीतारमैया। फिर एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंस प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कमेटी, ये हो गया नलनी राजन सरकार, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी का देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपीएससी यूपीपीसीएस बाकी ये छोटे एग्जामों में भी आया हुआ है। इसके मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मेंबर याद होने चाहिए कौन कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बनाया गया ये अगस्त 29 1947 को, अगस्त मतलब 29 अगस्त 1947 में, ठीक। और इसके चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरे सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर हो गए। और बाकी के मेंबर टोटल इसमें 7 हैं। तो दूसरे मेंबर हो गए एन गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, फिर अलादी कृष्णाचार्य अय्यर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदा सादुल्ला, फिर उसके बाद से एन माधवा राव हो गए, जो कि रिप्लेस किया था इन्होंने बी एल मित्तर को, क्योंकि वो रिजाइन दे दिए थे हेल्थ कारण की वजह से, मतलब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था। और फिर टीटी कृष्णमाचारी भी दूसरे की जगह पे आए थे, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। कौन, ये डीपी खेतान जो है, डीपी खेतान जिनका 1948 में डेथ हो गई, तो इनके प्लेस में ये टीटी कृष्णमाचारी को लिया गया था, किसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि चेयरमैन है, और बाकी एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णमाचारी अय्यर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सलाउद्दीन, फिर एन माधवा राव, फिर उसके बाद से ये टीटी कृष्णमाचारी जो कि डीपी खेतान के जगह पे आए थे, और एन माधवा राव मित्तर के जगह पे आए थे, ठीक है। ओके, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमेटी प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज पब्लिश्ड, और ये पब्लिश्ड हुआ फरवरी 1948 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं इनेक्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल ड्राफ्ट किसने रिप्रेजेंट किया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और कब किया, तो इन्होंने 4 नवंबर 1948 में इसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, ठीक है। असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन फॉर 5 डेज, और कितने दिनों तक ये चला, तो वैसे ये पूछ सकता है, क्योंकि पूछने का तो कोई वही नहीं है, कुछ भी पूछ ले रहा है आजकल। तो 4 नवंबर 1948 में पहली रीडिंग होती है, 5 दिनों तक चलता है। और सेकंड रीडिंग होती है, ये पूछ लेता है कितनी रीडिंग हुई, तो सेकंड रीडिंग हो गया क्लॉज बाय द क्लॉज, ये स्टार्टेड, ये मतलब ये डेट नहीं याद रखना है। तो दूसरी रीडिंग हो गई, ठीक है। और उसके बाद से मतलब यहाँ से ये 15 नवंबर से लेके ये अक्टूबर तक चलता है, 17 अक्टूबर। वैसे याद रखना चाहें तो 15 में 2 ऐड कर दे अगले महीने में, तो 15 नवंबर, और ये 17 अक्टूबर, नवंबर अक्टूबर, ठीक है ना, 17 अक्टूबर तक चला दूसरा रीडिंग। और इसमें कितने मेंबर पार्ट लिए, तो 7653, मतलब इतने अमेंड किए गए, ठीक है ना, वर प्रपोज्ड एंड 200 मतलब 2473 वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। इतने पे डिस्कस हुआ और इतना बदलाव होने को था, कितना किया जाए।
फिर उसके बाद इसकी थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग स्टार्ट इन नवंबर, ये नवंबर में शुरू होता है, 14 नवंबर चिल्ड्रेन डे जो होता है, ऐसे मान लेते हैं, वहाँ से याद रहेगा 14 नवंबर 1949। और उसके बाद से भीमराव अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, और पास हो जाता है। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज ई पास्ड ऑन नवंबर, कब पास होता है, नवंबर 26 1949 में। इसीलिए उस दिन कुछ आर्टिकल को एनफोर्स में लाया जाता है और बाकी का जनवरी 1950 में आता है, ठीक है ना। तो रिसीव दी सिग्नेचर, ये प्रेसिडेंट आउट ऑफ द टोटल, ये 299 मेंबर थे। मेंबर ऑफ द असेंबली ओनली 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट, तो टोटल 299 थे जिसमें से 284 प्रेजेंट थे ऑन दैट डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करते हैं जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन फिर एक्ट में आ जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन द प्रीएम्बल एज द डेट ऑन विच पीपल ऑफ इंडिया in the constitution assembly adopted enacted gave to them, ठीक है। the constitution as adopted on the November 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया और पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को होता है। तो कंटिन्यूड एज ए प्रियम्बल, उस समय कितने आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल है और आज तो बढ़ गया है। तो उस समय प्रेजेंट टाइम में 395 और ये 8 शेड्यूल हुआ करते थे, लेकिन आज बढ़ गया है, शेड्यूल 12 हो गया है और आर्टिकल 400 तो 25 या के आसपास चला गया है और डे बाय डे अमेंड हो ही रहा है, ठीक है ना, आर्टिकल ऐड हो ही रहे हैं। अब इसके बाद से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देन लॉ मिनिस्टर बनाए गए, piloted the draft constitution in the assembly and he took a very क्या prominent part in the deliberation of the assembly, इनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। he was known for his logical, forceful and persuasive argument on the floor of the assembly, यानी कि जो उन्होंने स्पीच दी उस दिन, he is recognized as the father of the constitution of India, यानी कि ऐसा स्पीच दिया जबरदस्त, उसको एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड, एंड इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है ना। तो ही कॉल्ड व्हाट, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दिस ब्रिलियंट राइटर, constitutional expert, undisputed leader of the scheduled caste and the chief architect of the constitution, तो चीफ आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इसने मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैन बीइंग आस्क्ड आल्सो कि हु इज द मॉडर्न मनु, तो इनको बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी ये देख लिया कि एनफोर्समेंट, जब ये क्या नाम है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट लागू हो जाता है, इनेक्ट हो जाता है, और बाकी का 26 जनवरी 1950 में होगा। और 26 जनवरी 1950 में होने के पीछे भी रीजन है, ठीक है ना। तो अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल लागू हो गए थे, तो ये हो गए आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 came into force on November 26, ये नवंबर 26 49 में, 26 नवंबर, अरे 1949 में हो जाता है, ठीक है ना। केम इनटू फोर्स यानी कि फोर्स में यह आ जाता है। रेस्ट ऑल will enacted in 26 January 1950, ठीक है ना। तो दिस डे इज रिफर टू द in the constitution date of its commencement and celebrated as the Republic Day.
तो इसको इस डेट को रिपब्लिक डे के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। और इंडिपेंडेंस वही जिस दिन डिमार्केटेड हुआ था उस दिन को मनाते हैं, 15 अगस्त 1949। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस डेट को यानी कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे हम मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया पूरी तरह से। तो 26 January was specially chosen as the date of the commencement of the Constitution because of its historical importance. It was on this day यानी कि 1930 में यानी कि 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा। ठीक है ना। और द रिजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में पास हुआ। यानी कि दिसंबर 1929 में रिजोल्यूशन पास हुआ कि हर साल ये क्या नाम है 1930 से पूर्ण स्वराज जनवरी में मनाएंगे, जो कि 26 जनवरी था। तो वहीं से इसी वजह से वहीं से मतलब ये क्या एक आइडिया आता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाता है तो उसको 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी को पूरी तरह से लागू किया जाता है। क्योंकि नवंबर चल ही रहा था, 26 नवंबर 1949। अब बस महीने की बात थी, तो नवंबर बीता, फिर दिसंबर, फिर जनवरी आ गया, उसमें पूरी तरह से लागू कर दिया गया। तो विथ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1949, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो द इंडिपेंडेंस एक्ट of 1947 and the Government of India Act 1935 with all enactment amending or supplementing the latter act were replaced by the abolition of Privy Council jurisdiction 1949। तो जो भी लागू करना था यह लागू हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। तो वाइल इलेक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर स्टिल इन प्रोग्रेस जुलाई 8 यानी कि 8 जुलाई 1946 द कांग्रेस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर, मतलब वही इलेक्शन के लिए इन्होंने एक्सपर्ट एक कमेटी बनाया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उससे पढ़ने से पहले देख लेते हैं, फिर इसमें आंसर लिखी हुई है। अच्छा ये आगे आएगा, खैर कोई बात नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में यह 2 साल 11 महीने 18 डेज लगे हैं। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ढक लेते हैं। हाँ, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग्स विथ विच वर्ड। तो प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस किससे शुरू होता है, विद द विच वर्ड, किस वर्ड से। तो यहाँ से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो यहाँ से वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे शुरू होता है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये तो ठीक है, बाद वाला क्वेश्चन है ये। 42 अमेंडमेंट जब होता है तब जाके ये सोशलिस्ट और सेकुलर को ये ऐड किया जाता है। ठीक है ना। तो ये बाद में, अभी इसमें देखा ही नहीं गया है तो फिर क्या देखें। फिर आगे ये क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल इज नॉट प्रीएम्बल। तो ये रिलीजियस डिवोशन नहीं है, धर्मनिष्ठ का ये वाला नहीं है, बाकी सब तो है। क्या क्या है, ये इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, ये नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, एक मिनट, को छूटा तो नहीं। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस कमेटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तब कितने इस कमेटी में है, तो इसमें 8 मेंबर है और चेयरमैन इसके जवाहरलाल नेहरू है। तो जवाहरलाल नेहरू इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। और मेंबर कौन कौन है, तो एम असफ अली हो गए, फिर के एम मुंशी हो गए, एन गोपाल स्वामी अयंकर हो गए, के टी शाह हो गए, डी आर गाडगिल हो गए, फिर हुमायूं कबीर हो गए और के संत नाद हो गए। ठीक है ना। तो 8 लोग हैं इस कमेटी में, जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू हैं। ओके, लेटर ऑन चेयरमैन प्रपोजल इट वाज रिजॉल्व्ड कृष्णा कृपलानी। कौन, कृष्णा कृपलानी
be the co-opted as a member and convener of the committee. The committee had two sitting. कमेटी की दो सिटिंग होती है. फर्स्ट सिटिंग तो न्यू दिल्ली में, जो कि ये जुलाई 20 से लेकर 22 2 दिन के लिए, और दूसरा जो होता है वो बॉम्बे में होता था. पहला दिल्ली में हो गया, दूसरा बॉम्बे में होता है. ये डेट कोई इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है. अपार्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड by its member, the committee discussed the procedure to be adopted by the constituent assembly. The question of the proposal, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं. अब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है. क्या क्रिटिसिज्म मतलब, क्या उसका क्रिटिक्स निकला? तो critics have criticized the constituent assembly on various ground. जैसे उसमें नॉमिनेट भी किए गए हैं, कुछ सिलेक्ट किए गए हैं, फिर किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इन सब चीज़ों पे किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ें. तो पहला ये है, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. The critics have argued that the Constituent Assembly was not a representative body. रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है. क्यों, देखते हैं आगे. एज इट मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि ज़्यादातर मतलब उसमें नॉमिनेटेड भी थे बाय द पीपल ऑफ इंडिया. और वोट भी कौन कौन, सब लोग तो दिए नहीं थे, सब लोग वोट दे नहीं पाए. ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. फिर दूसरा, नॉट अ सोवरेन बॉडी. सोवरेन बॉडी भी नहीं है. क्यों नहीं है भैया, ठीक है. तो द क्रिटिक्स maintained that the Constituent Assembly was not a sovereign body, as it was created by the proposal of the British government, क्योंकि यह ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल था. फर्दर they said that the assembly held its sessions with the permission of the British government. और उन्होंने ये भी कहा, क्रिटिक्स का ये भी कहना है क्या, कि असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि अपने मर्जी से नहीं हुआ है, ये भी ब्रिटिश के परमिशन ने दिया तब जाके सेशन हुआ, ठीक है ना. और उसके बाद से टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें कितने टाइम लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन. तो इन्होंने ये कहा कि टाइम ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका का तो 5 महीने में ही रेडी हो गया. अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अनडली लॉन्ग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लंबा समय लग गया, ठीक है ना. दे स्टेटेड दैट द फार्मर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक, अरे सॉरी, यहाँ फार्मर नहीं है, फ्रेमर है. यानी कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो कल क्या कह रहा है, अच्छा 4 महीने, 4 महीने में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट नजरुद्दीन अहमद, इन्होंने क्या कहा, अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली coined a new name drafting committee to show his contempt for it. He called a drafting committee, ठीक है. अगला, डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, यानी कि इसमें ज़्यादातर मेंबर किसके हैं, कांग्रेस के, इसलिए इसको ड्रॉप, ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस भी कहा गया. क्या, द critics charged that the Constituent Assembly was dominated by the Congress party. Grenville Austin, an American Constitution expert, remarked. तो ये अमेरिका के ग्रेनविल ऑस्टिन एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, तो इन्होंने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री. मतलब इनके हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर लोग कांग्रेस के हैं, तो यह पार्टी एक पार्टी की, मतलब क्या हो गया, वन पार्टी बॉडी हो गई, ठीक है. द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो असेंबली है वो कांग्रेस है, और यही कांग्रेस क्या है, भारत है. ऐसा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, जो कि अमेरिका का एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, ठीक है. आगे, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड, क्योंकि इसमें लॉयर और पॉलिटिशियन भी ज़्यादा थे, इसलिए इट इज़ ऑल्सो मेंटेन बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसमें किसने क्या कहा, कि दे पॉइंटेड आउट, क्या पॉइंट किया, पॉइंटेड आउट that other section of the society were not sufficiently represented. अब ये लॉयर पॉलिटिशियन तो ज़्यादा है, तो सोसाइटी में और भी लोग हैं, और भी प्रोफेशनल के लोग हैं जो कि इसमें नहीं है या कम है, ठीक है ना. तो दिस इज टू देम इज द मेन रीजन फॉर द bulkiness and
कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये इस तरह का रखा है कि बाकी लोग समझने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, इसीलिए तो आज भी मतलब कुछ भी होता है तो वकील के बगैर काम नहीं हो सकता, वकील ही समझेगा, वकील ही करेगा। तो इस क्रिटिक्स का ये कहना था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद से ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज, क्योंकि हिंदू इसमें ज़्यादा थे इसलिए। अकॉर्डिंग टू दी सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। और ये कौन कहा? लॉर्ड विस्काउंट साइमन कॉल इट अ बॉडी ऑफ हिंदू सिमिलरली विस्टन चर्चिल। ओह, तो एक तो इन्होंने ये तो कहा है लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने, ये क्या सॉरी, ये हिंदू बॉडी है। फिर विस्टन चर्चिल ने commented that the Constituent Assembly represented only one major community, only one major community। एक्चुअली इन सभी लोगों का, चूँकि ये ब्रिटिशर है, मतलब जो भी है अंग्रेज हैं, ये चाहते ही हैं कि इंडिया यूनाइट ना हो। तो बन रहा था उतने काफ़ी दिनों बाद, तो सब के सब कुछ ना कुछ बुराई कर रहे थे। एनीवे आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट कहाँ तक, यहाँ तक हो गया। अब इसमें कुछ फैक्ट देखते हैं। तो एलिफेंट वॉज, जो एलिफेंट क्या है? सिंबल ऑफ सील कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है। सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? सर बी एन राव, जो कि लीगल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। और उसके बाद से एच बी आर अयंकर को सेक्रेटरी बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। और एस एन मुखर्जी जो कि चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो एस एन मुखर्जी को क्या बनाया गया? चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एस एन मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया, ठीक। और उसके बाद से जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये एग्जामों में पूछा भी गया है, ये कालीन ग्राफ थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय हिम इन अ फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल में। टोटल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हाथ से लिखा गया है। द ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटीफाइड, मतलब सुंदरीकरण जो है अच्छे से सुंदर बनाया गया है। एंड डेकोरेटेड बाय दी, किसके द्वारा? शांति निकेतन। तो ये जो क्या नाम है, ये कॉलिन ग्राफ की जो बात है, जिन्होंने लिखा है अपने हाथों से, तो वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जिन्होंने जो ब्यूटीफाइड किया है, डेकोरेट किया है, वह शांति निकेतन है, ठीक है ना। उसके बाद से ये नंदलाल बोस और बोहरा राम मनोहर सिन्हा भी इसमें शामिल है, ये ब्यूटीफाइड और डेकोरेटेड में। तो बोहर राम मनोहर सिन्हा इलस्ट्रेटेड, ब्यूटीफाइड एंड ऑर्नामेंटेड द ओरिजिनल प्रियम्बल calligraphed by the Prem Bihari Narayan Rajada. The calligraphy of Hindi version originally constitution of done by the वसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा। और जो क्या नाम है इसको, एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इलस्ट्रेटेड बाय ये नंदलाल बोस, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। Hindi text of the Constitution. Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to an authoritative text of the Constitution in the Hindi language. Later, a provision in this regard was made by 58th Constitution Amendment. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, यानी कि जिसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, जो कि 1987 में हुआ। और करने के बाद से इस 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1987 में क्या किया गया? इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल, एक नया आर्टिकल इसमें डाला गया। क्या है? 394A। और लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया 12। और अभी पहले तो 8 था स्टार्टिंग में, अरे 10 था, अभी 12 है।
12 नहीं है तो 22 पार्ट, ठीक है ना। तो दिस आर्टिकल कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन, क्या क्या है। तो अमेंडमेंट में क्या क्या लाया गया, प्रेसिडेंट शैल कॉज अ कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी, क्या है इनकी अथॉरिटी। तो ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग, ये हो गया एलोकेशन ऑफ सीट का। अब यहाँ सीट का बंटवारा, तो ब्रिटिश इंडिया से जैसे एलोकेशन ऑफ सीट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये कब का है, 1946। तो 292 ये ब्रिटिश इंडिया इंडियन प्रोविंस से। फिर उसके बाद से ये 93 हो गया प्रिंसली स्टेट से, और 4 हो गए चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और टोटल मिला के 389 ये हो गई, ये ओरिजिनली है। लेकिन बाद में जब मुस्लिम लीग वहाँ से हट गई तब ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब उस समय इलेक्शन जो हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कांग्रेस की सीट कितने मिली, 208, मुस्लिम लीग को 73, फिर इसमें अलग अलग ये हैं, यूनिस्ट पार्टी को 1, मुस्लिम यूनिस्ट मुस्लिम को भी 1, यूनियन शेड्यूल कास्ट 1, फिर ये कृषक प्रजा पार्टी को 1, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, फिर सिख 1, कम्युनिस्ट पार्टी, और 8 हो गए इंडिपेंडेंट जो कि किसी पार्टी से नहीं थे। तो टोटल मिला के 296 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद से कम्युनिटी राइज रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली 1946 में। तो हिंदू यानी कि ये स्ट्रेंथ कितना थी, 163, मुस्लिम में ये 80, फिर शेड्यूल कास्ट में 31, फिर इंडियन क्रिश्चियन में 6, फिर बैकवर्ड में 6, सिख में 4, एंग्लो में ये सब सीट का स्ट्रेंथ है, और जो पारसी हैं वो 3, टोटल मिला के 396 हो गया। तो सबसे ज़्यादा सीट हिंदू, फिर उसके बाद से मुस्लिम में, फिर इसके बाद से शेड्यूल कास्ट, ठीक है। ओके, फिर आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रियम्बल की बात किया ही नहीं, प्रियम्बल का क्वेश्चन है। एनीवे, इन प्रियम्बल द वर्ड रिपब्लिक मीन्स, इसका मतलब यही है गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ठीक है ना। और प्रियम्बल इज कंसिडर्ड एज, तो इसको कंसिडर किया गया नॉन जस्टिएबल, मतलब इस नॉन जस्टिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, 18 conformity with the language style territory adopted in the authority text of the central act, Hindi can be made in all all the amendment of the constitution made before such publication should be incorporated, मतलब सब देखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये है इम्पोर्टेंट, स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में, और ये है 1947, दिसंबर दिसंबर 31 1947 में। तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, प्रोविंस 49, बॉम्बे से 21, वेस्ट बंगाल 19, यूनाइटेड प्रोविंस आज का ये जो उत्तर प्रदेश है, और उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही था। तो ये यूनाइटेड प्रोविंस 55, और ईस्ट पंजाब 12, बिहार 36, इस तरह से सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये देख लेते हैं सेशन। तो सेशन टोटल 11 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सेशन में होता है। और असेंबली मेट वंस अगेन 24 जनवरी 1950 को एक बार और मिलती है, और पार्लियामेंट के रूप में इसे चलाया जाता है 26 जनवरी 1950 तक, व्हेन द मेंबर अपेंडेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहला सेशन कब होता है ये पूछ लेता है सेशन का, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन दिसंबर
9 से लेकर 25 1946 तक हुआ। और उसके बाद से सेकेंड सेशन फिर जनवरी में हुआ, 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 में। और फिर उसके बाद अप्रैल में होता है थर्ड सेशन। थर्ड सेशन अप्रैल में हो गया 28 से लेकर 2 मई तक। इसका फोर्थ सेशन होता है जुलाई में चला जाता है, मई में कोई सेशन नहीं है। जुलाई में फोर्थ सेशन हो गया 14 से 31। फिर इसका फिफ्थ सेशन हो गया अगस्त में 14। ये दोनों 14 से शुरू हुआ है, 14 जुलाई और 14 अगस्त से 30। अब इसके बाद से ये इतना तो 1946 और 1947। इसके बाद से ये जो सिक्स सेशन है ये चला गया 48 में, जनवरी 27 जनवरी 1948 को। फिर उसके बाद से सेवेंथ सेशन होता है नवंबर में 1948 से लेके चला गया जनवरी 8 1949। फिर 8 सेशन होता है मई जून में। फिर 9 सेशन होगा ये जुलाई 30 सितंबर। फिर 10th सेशन अक्टूबर में हो गया और 11th सेशन। तो सेशन में जो डेट अगर याद रखना है तो ये स्टार्टिंग का याद रखेंगे और ये पहला और ये लास्ट वाला। बाकी तो बस ये याद रखना कि ये सेशन 11 सेशन में चला है, बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन बाय द फ्रेमर्स। तो कुछ कंट्री का देख लेते हैं कि जैसे यूएसए में 4 महीने में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, और कनाडा का लगभग 2 साल 6 महीने यानी कि 2.5 साल के आसपास चला। ऑस्ट्रेलिया को लग गए 9 ईयर। बताओ, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि ज़्यादा टाइम लग गया, इसको ऑस्ट्रेलिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 9 साल लग गए। साउथ अफ्रीका ने 1 साल में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है सबसे अधिक ये किसको लग गया, ऑस्ट्रेलिया को। फिर उसके बाद से सब्जेक्ट में शॉर्ट टाइटल, तो ठीक है ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन के बारे में ये सब इम्पोर्टेंट है, ये डेट के हिसाब से पूछ लेता है। और 3 मेंबर थे कौन कौन कैबिनेट मिशन में, यहाँ पे है। ये 3 मेंबर हो गए। पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेट फॉर क्रिप्स, यानी कि ये क्रिप्स ही मतलब मेन थे। और एवी एलेक्जेंडर। तो देयर वर 3 मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। और कब आए इंडिया में, मार्च 24 1946 में। तो ये इंडिया में आता है 24 मार्च 1946 को। ठीक है, अब उसके बाद से कैबिनेट मिशन पब्लिश्ड इट्स प्लान। ये प्लान अपना कब पब्लिश करता है, तो आ गया मार्च में, अप्रैल मई में ये पब्लिश करता है, यानी 16 मई 1946 में। ठीक है ना। दिस इंक्लूड मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल, आसाम। और उसके बाद दीज इंक्लूड दिल्ली, ये सब ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ग्रांटेड लिमिटेड फ्रेंचाइजी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन। इन्हीं के बेसिस पे लोग वोट दे सकते हैं, बाकी लोग वोट देने के अधिकार नहीं है। फिर यहाँ पे दीज इंक्लूड क्या, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा, उदयपुर। फिर उसके बाद से फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब मिली, तो पहली बार तो मिली थी 9 दिसंबर। ये याद रखना है बार बार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली, मीटिंग किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट डोमिनियन लेजिस्लेचर, नवंबर, ये इसके लिए वो फर्स्ट मीटिंग का था, नवंबर 17 1947। और इलेक्टेड जेवी मावलंकर एज अ स्पीकर, इन्हें चुना गया जेवी मावलंकर को। और क्या है इसमें और उसके बाद से प्रोविजन पार्लियामेंट सीज टू एग्जिट अप्रैल 17 1950 to the first enacted
पार्लियामेंट विथ 2 हाउस। तो 2 हाउस बनाया गया, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। और ये बीइंग इन मई 1952। ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे था क्या, 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1987 में क्या किया गया था, वो लैंग्वेज इंसर्ट किया गया था। फिर यहाँ पे 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो कि 1987 में आता है। 1987 after being passed the both house of parliament assented by the president finally emerged as a 58th constitution amendment act of 1987। तो कितने पार्ट हो गए, 22 पार्ट हो गए। और 394 यानी कि 95 या 94 आर्टिकल हो गए, और 8 शेड्यूल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो फोर्स में कब आया। वैसे तो कुछ पार्ट लागू ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन पूरी तरह से फॉलो होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर विच प्लान। ये पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था, इस पे किस प्लान के अंतर्गत इसे बनाया गया। तो यह है कैबिनेट मिशन के तहत इसे बनाया गया। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हु वाज द टेम्पररी चेयरमैन। तो टेम्पररी चेयरमैन वाज द सच्चिदानंद सिन्हा, एंड आफ्टर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम व्हाट, परमानेंट चेयरमैन। ठीक है ना। और 2 वाइस प्रेसिडेंट को भी रखा गया। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु बिकेम द परमानेंट प्रेसिडेंट। तो परमानेंट प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, तो डॉक्टर, अरे कहाँ गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, हटाने की जरूरत नहीं है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे लगा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ विच वर्ड। ये भी देख चुके हैं, पीछे एक आंसर था, अरे वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से ये स्टार्ट होता है प्रियम्बल। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, socialist and secular were added to the preamble by which amendment। तो सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड किया गया बाद में, तो कौन से अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया था, 24, 42, 44 या 52। तो इसको ऐड किया जाता है 42nd में। और ये कौन सी सरकार करती है, तो ये इंदिरा गांधी के बाद सरकार आती है उनकी, क्या नाम है, मोरारजी देसाई की। तो उस टाइम इसे, ये सोशलिस्ट, सेकुलर और एक और वर्ड था, उसे ऐड किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये 42। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इज नॉट इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में क्या क्या है, वैसे तो प्रियम्बल देखे नहीं है। फिर इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, ये रिलीजियस डिवोशन नहीं है, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रियम्बल द वर्ड रिपब्लिक मीन्स। और रिपब्लिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट बाय अ किंग, ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये है गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, गवर्नमेंट बाय किंग नो, मिलिट्री रूल नो, रूल बाय प्रीस्ट नो, भारत में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल इज कंसीडर्ड एज। तो प्रियम्बल इज कंसीडर, क्या कंसीडर किया गया, नॉन जस्टिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना गया। ठीक है। इन विच ईयर वॉज कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड, किस साल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के तैयार हो गया। तो ये 45 में नहीं, 46 में नहीं, 40 बन के तैयार तो 46 में हो जाता है। एक मिनट, एक क्वेश्चन क्या था। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनाई जाती है। तो असेंबली बनाई जाती है ये 1946 में। तभी तो 9 दिसंबर और 1946 को फर्स्ट मीटिंग किया जाता है। फर्स्ट मीटिंग इसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के रेडी, मतलब बन जाता है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है 1946 में, और फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में। और उसी के बाद से वो कमेटी आती है ड्राफ्टिंग वाली 13 दिसंबर को। ठीक है ना। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर थे। 389, ये तो स्टार्टिंग का जो भी था वो था। फिर 296 या 352, तो कितने थे टोटल। तो 299। तो इसका आंसर हो गया 299 स्ट्रेंथ था किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ओके। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, अब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसे बनाया गया, जो ड्राफ्ट होगा। तो ड्राफ्ट करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, बाकी के 6 लोग और थे। अगला क्वेश्चन, हु मूव्ड, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने चलाया। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड। 11 सेशन। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने सेशन चलाए, तो 11 सेशन चलाए गए। ठीक। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया, प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया, भी पढ़े नहीं है। तो ये प्रियम्बल का आइडिया यूएसए से लिया गया। ठीक है। 3 क्वेश्चन और हैं, बस 20 क्वेश्चन लिए थे हमने। विच केस डिक्लेयर्ड दैट द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ, ये भी पढ़े नहीं है फिर भी, ये केशवानंद भारती है, जो कि 1973 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो इट वॉज द केशवानंद भारती केस। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रियम्बल इज नॉट इन, ये भी पढ़ा नहीं है। ठीक है, जब पढ़ा नहीं तो क्या देखे, बेरूबारी केस। तो ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट सेड प्रियम्बल नॉट एनफोर्सिएबल। तो ये बेरूबारी का केस था, 1960 में बताया था। बेरूबारी जब वो बांग्लादेश वाला जो इशू था वहाँ से है। विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग नॉट एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। क्या कह रहा है, विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड। तो क्या क्या ऐड किया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऐड किया गया है, ये डेमोक्रेटिक नहीं ऐड किया गया। तो 3 ही वर्ड था। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक नहीं ऐड किया गया। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर देखेंगे अगले लेक्चर में।
तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।